नमस्कार। आज हम किशोरावस्था के विषय में इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट ग्रेड में किशोरावस्था अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास की विशेषताओं से संबंधित जो टॉपिक दिया हुआ है उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो किशोर अवस्था इसको अंग्रेजी में एडोलसेंस बोलते हैं और एडोलसेंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मैच्योरिटी आना। और ये जो एडोलसेंस है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्टेनली हॉल ने किया था, इसीलिए। और इन्होंने एक किशोरावस्था पे काफ़ी अध्ययन किया था। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी एडोलसेंस नाम से 1904 में। तो उसमें इन्होंने जो भी अध्ययन किया था उसके बारे में विस्तृत चर्चा के माध्यम से बताया था। तो जो ये किशोर अवस्था है, इसके विषय में संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जो ये एडोलसेंस है, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, तो इस शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन शब्द एडोलसियर से, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मैच्योरिटी की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एडोलसेंस किशोर अवस्था पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी स्टेनली हॉल ने। इन्होंने ही किशोर अवस्था शब्द दिया था, इसलिए इनको किशोर अवस्था का जनक भी कहते हैं। 1904 में लिखी थी ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर अवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है स्टेनली हॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर अवस्था दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल किसने कहा था? तो किशोर अवस्था दबाव, तनाव और संघर्ष का काल इसलिए है क्योंकि जो माता पिता हैं वो उसको आदर्श और धार्मिक उपदेश देते हैं, धार्मिक और आदर्शात्मक इस तरह के उपदेश देते हैं, वो उसे बच्चा समझते हैं। जबकि जो किशोर है वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि उसमें शारीरिक परिवर्तन भी काफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने जो खुद के जो भी काम है उनके निर्णय मैं खुद ले सकता हूँ, मैं खुद अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। ये मुझे ज़्यादा ही मतलब उपदेश देते रहते हैं। तो इस तरह वो उसमें दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव की स्थिति रहती है। इसीलिए जो स्टेनली हॉल है उन्होंने इसको दबाव, तूफान और संघर्ष और तनाव का काल कहा, स्टेनली हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? तो ये किलपैट्रिक ने कहा था किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, क्योंकि इसमें जो किशोर है वो अपना निर्णय लेने में बहुत ही कठिनाई महसूस करता है, वो एक तरफ पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाता, इसलिए किशोर काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं इस अवस्था में, क्योंकि शारीरिक विकास भी इसी अवस्था में आके होने लगता है, और जो उसके व्यवसाय से संबंधित समस्याएं हैं चुनाव की, वो भी इसी अवस्था में आती है। इसीलिए किलपैट्रिक ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर अवस्था अपराध की नाजुक अवस्था होती है, ये किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन ने कहा था कि किशोर अवस्था होती है वो अपराध की नाजुक अवस्था होती है। नाजुक अवस्था वैलेंटाइन। इसे ये नाजुक अवस्था इसलिए होती है क्योंकि किशोर होता है उसको जैसा माहौल मिलता है वो उसी वातावरण में अगर रहता है, ऐसे माहौल में जहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। अगर वह ऐसे माहौल या वातावरण में रहता है जहाँ का माहौल बहुत ही अपराधी तरह का है, तो वो अपराधी भी बन जाता है, कब एक बड़ा डकैत। तो इसीलिए जो वैलेंटाइन है इसने किशोर अवस्था को एक नाजुक अवस्था कहा है कि ये ऐसी अवस्था होती है इसमें जो किशोर है उसको किसी भी स्थिति में ले जाया जा सकता है, दशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर अवस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। जो किशोर है वो महान आदर्श और वास्तविकताओं से अनुकूलन करने लगता है, ये कहा था जीन पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने किशोर अवस्था की आगमन का चिन्ह संवेगों में तीव्र परिवर्तन बताया? तो ये कॉल और ब्रुस ये विद्वान हैं, इन्होंने कहा था कि ये किशोर अवस्था होती है, ये
किशोरावस्था के आगमन का चिन्ह संवेगों में तीव्र परिवर्तन है, कि जब संवेगों में तीव्र परिवर्तन आने लग जाते हैं तो ये किशोरावस्था के आगमन का चिन्ह है। किसने कहा था? कॉल और ब्रुस्से, इन दोनों विद्वानों ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में होती है? तो वीर पूजा की भावना किशोर अवस्था में होती है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है, उसको कोई हीरो पसंद है, तो वो उसी के जैसे बाल बनाने लगता है, उसी के जैसे कपड़े पहनना पसंद करता है, उसी के जैसे बोलने चलना सब कुछ उसी के जैसे करने, उसको फॉलो करता है पूरी तरह से, यानी कि उसमें वीर पूजा की भावना आती जाती है। उसी को वह अपना आदर्श मानता है, उसकी कही हुई बातें उसे पत्थर की लकीरें मालूम पड़ती हैं बिल्कुल ही। तो इसीलिए ये अवस्था होती है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस महिला मनोवैज्ञानिक ने बताया कि किशोर अवस्था तूफान, तनाव और संस्कृति से प्रभावित होती है? तो ये अमेरिकन जो महिला मनोवैज्ञानिक थी, मार्गरेट मीड। इसने प्रशांत महासागर है, वहाँ के जो सरोवा द्वीप था, उसकी वहाँ की लड़कियाँ, अविकसित संस्कृति है वहाँ की, तो वहाँ की लड़कियों का पर अध्ययन किया था। तो तब वहाँ पर तूफान ये भी काफ़ी आते हैं, तो उस द्वीप की जो लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, उन पर अध्ययन किया था। तो उसने बताया था कि तब उससे जाना उन्होंने अध्ययन से, फिर उन्होंने बताया था कि किशोर अवस्था तूफान, तनाव और संस्कृति से प्रभावित होती है, कि अगर जो किशोर बच्चे हैं, बालक, उसमें ये तूफान और तनाव और संस्कृति वहाँ की ऐसी ही है, अविकसित है, तो वो उस किशोर पर काफ़ी उसका प्रभाव पड़ता है। ये बताया था मार्गरेट मीड ने, जो अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक थी, मानव शास्त्री भी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में संवेग प्रबलता बढ़ जाती है? तो संवेगों में प्रबलता किस अवस्था में बढ़ जाती है? किशोर अवस्था में। जैसे किसी को क्रोध है तो क्रोध ही बहुत ज़्यादा उसमें प्रबलता हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और स्नेह, ये सब एकदम संवेगों में प्रबलता आ जाती है किशोर अवस्था में, प्रबल हो जाते हैं संवेग किसी भी चीज़ के प्रति। अगर इन पर उचित नियंत्रण नहीं किया जाए तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं, इसलिए उनको किशोरों के साथ हमें ज़्यादा ही स्टिकता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग जैसे रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि किसमें अधिक पाई जाती है? तो ये मेहंदी, हम सभी जानते हैं कि मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग ये सब रचनात्मक कार्य हैं, इनमें ज़्यादा जो इंटरेस्ट लेती हैं वो लड़कियां, किशोरियां लेती हैं। जबकि जो किशोर हैं वो जैसे जिम जाना, जिसमें बल ज़्यादा दिखाना पड़े, उन ऐसी चीज़ों में, ऐसे कार्यों में वो किशोर ज़्यादा लेते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ और ये जिम, कुश्ती, इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अवस्था में भविष्य के प्रति चिंता रहती है? तो ये किशोर अवस्था है, इसमें, क्योंकि इसमें ये ऐसी अवस्था है, इसमें जो किशोर है वो अपने व्यवसाय के प्रति भी चिंतित रहता है कि उसे क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है। तो इसीलिए किशोर अवस्था को में भविष्य में जीता है किशोर, पूरी तरह भविष्य के बारे में सोचता है कि मुझे क्या करना है, कैसा, किस दिशा में जाना है। तो इसलिए इस अवस्था में भविष्य के प्रति अधिक चिंता रहती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर अवस्था के बाह्य शारीरिक विकास। तो ये जो दिखाई देते हैं वो शारीरिक विकास कौन कौन से होते हैं? जैसे ये जो विकास और अभिवृद्धि, जो अलग अलग शब्द हैं, अभिवृद्धि है वो तो उसको नापा तोला जा सकता है और वो हमें दिखाई देती है, जबकि ये जो विकास है ये हमें दिखाई नहीं देता। ये विकास है, ये तो जीवन पर्यंत चलता है, जबकि जो अभिवृद्धि है, जैसे शारीरिक विकास है, लंबाई है, बाहर है किशोर किशोरियों का, तो ये तो इसको तो हम देख सकते हैं, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता, अभिवृद्धि और इसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, और ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास, और अभिवृद्धि होती है ये मात्रात्मक ही होती है, क्योंकि इसको हम नाप तोल सकते हैं, और ये अभिवृद्धि शारीरिक की होती है, जबकि विकास होता है वो आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। ये अभिवृद्धि तो विकास में समाहित है, लेकिन विकास अभिवृद्धि में समाहित नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है विकास का।
ये दिखाई नहीं देता है विकास। तो जो शारीरिक विकास है वो अभिवृद्धि में आता है। तो इसके विषय में देखेंगे हम। तो किशोर अवस्था में जो भार होता है, किशोर होते हैं उनमें तो अपनी जो बॉडी होती है, उनकी शरीर, उसका 45 से 50% उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर उनका मोस्ट ऑफ जो किशोर होते हैं लड़के, उनका वजन होता है वो 47 से 52 किलोग्राम हो जाता है जब वो किशोर हो जाते हैं। और ये 15 वर्ष के बाद देखने को मिलता है ज़्यादातर जो किशोर हैं उनमें। जबकि लड़कियां हैं वो 15-16 से पहले ही 43 से 48 किलोग्राम वजन प्राप्त कर लेती हैं। और जो लंबाई है वो किशोरों की 138 से 161 सेंटीमीटर होती है, जो कि 18 वर्ष तक पूरी कर लेते हैं अपनी। और जो किशोरियाँ होती हैं लड़कियाँ, उनकी 139 से 151 सेंटीमीटर होती है, जो कि वो 16 वर्ष तक पूरी कंप्लीट कर लेती हैं मोस्ट ऑफ। और जो हड्डियां हैं वो किशोरों में 206, मतलब अस्थीकरण पूरा हो जाता है, क्योंकि पहले तो ज़्यादा होती हैं बाल्यावस्था में, लेकिन जो किशोरावस्था होती है उसमें अस्थीकरण पूरा हो जाता है और उसमें 206 हड्डियाँ जो कि होती हैं वो होती हैं हड्डियाँ किशोरों में, किशोर किशोरी दोनों में। और दांत 28 तो स्थायी होते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं किशोर किशोरियों में दोनों में। और दो जैसे 2 ऊपर की और 2 नीचे के प्रज्ञा दंत, जिनको हम अकलदाढ़ भी बोलते हैं, वो भी उगाते हैं। इस तरह इनकी संख्या 32 हो जाती है। और हृदय की धड़कन 32 प्रति मिनट हो जाती है। ये हृदय की धड़कन 72। और मस्तिष्क का वजन 1.4 किलोग्राम हो जाता है किशोर किशोरियों का। इसमें किशोरियों का मस्तिष्क का वजन थोड़ा कम होता है किशोरों से। और आवाज़ में क्या परिवर्तन होते हैं, जो लड़का होता है उसकी तो भारी हो जाती है किशोर की, और किशोरियों की पतली हो जाती है आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। जो मुख्य रूप से किशोर अवस्था में दिखाई देते हैं लैंगिक लक्षण, वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मूल लैंगिक लक्षण जो कि प्रजनन से संबंधित होते हैं, और गौण लैंगिक लक्षण जो कि परिपक्वता का संकेत देते हैं। इनका प्रजनन से अधिक संबंध नहीं होता, जैसे कि लड़कों में मूछें आना, आवाज़ का भारी होना। और मूल लैंगिक लक्षण ये होते हैं जनन ग्रंथियों, जैसे लड़कियों में होते हैं जनन ग्रंथियों का विकास, तो ये प्रजनन से संबंधित होते हैं मूल लैंगिक लक्षण। जबकि गौण लैंगिक लक्षण परिपक्वता का संकेत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15-16 वर्ष में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, उससे क्या कहते हैं। तो जो 15-16 की अवस्था होती है, इसमें शारीरिक विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है, तो इसको बोलते हैं हम तारुण्य लहर। क्या बोलते हैं? तारुण्य लहर, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंग की तरह होता है बिल्कुल। हरमैन ने बुद्धि का पूर्ण विकास कब तक माना। तो ये जो मानसिक विकास है, इसमें बुद्धि का विकास अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय के लिए निर्धारित किया है। तो जो हरमैन विद्वान थे उन्होंने बुद्धि का विकास माना कि बुद्धि है, इसका विकास 15 साल का जब हो जाता है बालक, तो उसमें पूरी तरह बुद्धि का विकास हो जाता है। ये किसने कहा था? हरमैन ने कहा था। और जॉनसन कोनार्ड, इन्होंने कहा था कि जब 16 वर्ष का हो जाता है किशोर, तो उनमें उसमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। और नेक्स्ट स्पीयरमैन ने कहा था कि जब 14 से 16 वर्ष का होता है बालक, तो उसमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये अलग अलग विद्वान हैं, इन्होंने जो मानसिक विकास है बुद्धि का, उसमें अलग अलग समय माना है। हरमैन ने 15 साल तक हो जाता है पूरा, जॉनसन कोनार्ड ने 16 साल तक, और स्पीयरमैन ने 14 से 16 के बीच में पूरा कंप्लीट कर लेता है। किसी में 14 साल तक हो जाता है और किसी में 16 साल तक कंप्लीट होता है। इस तरह इन तीनों विद्वानों ने माना। हरमैन ने 15, जॉनसन ने 16, स्पीयरमैन ने 14 से 16 के बीच में पूरा हो जाता है बुद्धि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधान क्षमता किसी भी बात के प्रति एकाग्रचित्तता, तो इसको बोलते हैं हम अवधान क्षमता। तर्क करना, निर्णय शक्ति में वृद्धि, रुचियों का विकास, इंटरेस्ट, और अमूर्त चिंतन, ये किस अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो ये किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है, जब किसी चीज़ के प्रति एकाग्रचित्त होना, तर्क करना किसी बात के विषय में, और निर्णय लेना, निर्णय शक्ति में वृद्धि, और रुचि का विकास, और अमूर्त, जैसे कोई मूर्त रूप में कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, उसके विषय में चिंतन करना, बात के माध्यम से कोई बात बोल देते हैं, उसके माध्यम से उसके विषय में बता देना। तो ये किशोर अवस्था के लक्षण है, मुख्य विशेषता है किशोर अवस्था की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 13 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है, ये अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित होता है। जो किशोर है, ये कथन किसका है? ये है एलिस क्रो की किशोर अवस्था है, उसमें चिंतन बहुधा शक्तिशाली और पक्षपातों और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित होता है। जैसे किसी ने कोई काम किया, अगर उसका रिजल्ट उसे नेगेटिव मिल गया तो वो जो किशोर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उससे तो ऐसा हो जाता है। तो वो कोई भी निर्णय होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं किशोर। तो ये किसने कहा था? एलिस क्रो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना किस अवस्था की विशेषता है? तो ये किशोर अवस्था के कि किसी के बारे में, किसी भी विषय में परिकल्पना, खोज, जिसे रिसर्च करके उसके नियम बनाना, ये तर्कना उत्पन्न होती है किशोर अवस्था में। जैसे किसी ने कोई काम किया और उसका रिजल्ट किस तरह निकल रहे हैं, तो उसके आधार पर कोई भी नया खोज करने की जो तर्कना उत्पन्न होती है वो किशोर अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के मानसिक विकास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बालक का जो मानसिक विकास होता है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो लघुगणकीय और एक लाक्षणिक, दूसरा तीसरा तोरण। ये लघुगणकीय बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। इसमें जो विकास होता है बच्चों में मानसिक रूप, वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, जो कि बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। और ये लाक्षणिक है, इसमें पहले तो क्या होता है, तीव्र गति से होता है, लेकिन बाद में मंद पड़ जाता है, ये लाक्षणिक होता है। और ये तोरण होता है, इसमें क्या होता है, 2 तरह से होता है ये तोरण। पहले तो तीव्र होता है, फिर मंद हो जाता है, फिर तीव्र हो जाता है। और दूसरा, पहले मंद होता है, फिर तीव्र होता है, फिर दोबारा मंद हो जाता है। इस तरह ये तोरण 2 तरह का होता है। ये 3 तरह का मानसिक विकास होता है बच्चों में, लघुगणकीय, लाक्षणिक, तोरण। इसमें बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें पहले तीव्र होता है, बाद में मंद हो जाता है। इसमें पहले 2 तरह से होता है, पहले तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र। और दूसरा, पहले मंद, फिर तीव्र, फिर पहले मंद, फिर तीव्र, फिर मंद। इस तरह 3 तरह का होता है तोरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में नैतिक विकास होता है? तो ये व्यक्तिनिष्ठ होता है नैतिक विकास। खुद को जो अच्छा, खुद की तरफ से जो अच्छा होता है वही होता है नैतिक विकास। किसको? किशोर अवस्था को। तो ये व्यक्ति खुद पर केंद्रित रहता है वो, तो ये व्यक्तिनिष्ठ होता है नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरों का अहम केंद्रवाद होता है? तो इनका अहम केंद्रवाद 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? काल्पनिक श्रोता या और व्यक्तिगत दंतकथा। काल्पनिक श्रोता के अंतर्गत क्या होता है, जो किशोर है वो ये सोचता है कि सबका ध्यान उसी की तरफ है। जैसे अगर उसके पास जूते हैं, मान लो एक फट रहा है, या फिर छोटा है, बड़ा है, इस तरह अलग अलग तरह के, या फिर फट रहा है किसी तरह का, तो वो ये सोचता है, वो उसको छुपाता है बार बार। वो ये सोचता है, काल्पनिक कल्पना कर लेता है कि ये सब लोग हैं मेरी की तरफ देख रहे हैं, देख लेंगे, क्या बोलेंगे, इस तरह। तो ये काल्पनिक श्रोता होता है। तो उसका अहम केंद्रवाद एक तो इस तरह का होता है, काल्पनिक श्रोता। दूसरा, व्यक्तिगत दंतकथा, वो खुद को स्पेशल दिखाना चाहता है। तो इसमें होता है कि अद्वितीय अपनी जो फ्रेंड है उनके साथ इस तरह डींग हाँकता है कि ओ मैंने ऐसे किया, वहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, चाहे वो उसका रियल जो उसकी बात है उससे कोई संबंध हो या मत हो, लेकिन वो इस तरह की स्पेशल दिखाना चाहता है अपने आप को। तो ये होती है व्यक्तिगत दंतकथा। सुनी सुनाई जो बात है उसके आधार पर वैसी अपनी कहानी बना लेता है। तो ये तो व्यक्तिगत दंतकथा होती है। और ये काल्पनिक श्रोता, ये 2 तरह का अहम केंद्रवाद होता है किशोरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह के प्रति भक्ति भावना किस अवस्था में होती है? तो ये किशोर अवस्था में होती है। वो ग्रुप बना लेता है घूमने, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए अपना जो ग्रुप बना लेता है समूह बच्चों के साथ। तो उनके प्रति, जैसे समूह के प्रति भक्ति भावना, उनके वो जैसा करते हैं वैसे ही करता है, पूरी तरह से निष्ठा रखता है उसमें समूह में। जैसे कपड़े एक जैसे, सब कपड़े सभी पहनते हैं एक जैसे, मतलब जो भी उनकी बातें होती हैं इस तरह एक जैसे करने की कोशिश करते हैं। पूरा समूह के प्रति भक्ति भावना होती है उन्हें बहुत ज़्यादा, किसी बात को बिल्कुल ही, ये अवस्था होती है किशोरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में जो पुस्तक लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एरिक एरिक्सन, जो
जिन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत भी दिया था, तो उन्होंने लिखी थी ये चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 में लिखी थी, जिसमें इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो ये एरिक एरिक्सन हैं इसके सिद्धांत के प्रवर्तक। इन्होंने जो जीवन की अवधि है उसको 8 अवस्थाओं में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एरिक्सन ने जीवन अवधि को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो एरिक्सन ने जीवन अवधि को 8 अवस्थाओं में बांटा है। तो इनकी एरिक्सन की जीवन अवधि की पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि जन्म से और 18 माह तक चलती है। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा रो रहा है और उसके माता पिता उसके पास आ जाते हैं तो वो उन पर विश्वास करने लगता है, लेकिन अगर वो रो रहा है उसके पास नहीं आते हैं तो वो उन पर अविश्वास व्यक्त करने लगता है। तो इसको बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था, जो कि जन्म से 18 माह के बीच चलती है। एरिक्सन की जीवन अवधि की दूसरी अवस्था है वो है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है। जैसे खाना खाना है तो वो अपने हाथों से खाना चाहता है, लेकिन जब वो नीचे फैला देता है तो उसको माँ बाप डांटते हैं तो वो लज्जा अनुभव करता है। तो इसको बोलते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जो कि 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच होती है। के अनुसार जो नेक्स्ट अवस्था है जीवन की अवधि की वो है पहल बनाम दोषिता, जो कि 3 से 5 वर्ष के बीच होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ये स्कूल के प्रारंभिक दिनों में शुरू होती है। इसमें जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो कुछ काम करने के लिए माँ बाप उसको बोलते हैं पहल करने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, नया करने के लिए, लेकिन वो करता है। लेकिन जब वो करता है तो उसमें कुछ गलतियाँ रह जाती हैं बच्चे से, तो उसमें वो माता पिता उसके दोष निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं पहल बनाम दोषिता का शिकार हो जाता है वो, जो कि 3 से 5 वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद की अवस्था होती है परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या होता है, जो पहल की है उससे जो अनुभूति मिली है उनके अनुसार वो परिश्रम करता है कुछ नए कार्यों में, लेकिन जब उसको परिणाम सफल नहीं होता, उनमें परिणाम अच्छे नहीं मिलते, तो वो हीनता का अनुभव करता है। इसे बोलते हैं परिश्रम बनाम हीनता, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच में होती है। एरिक्सन ने जो नेक्स्ट जीवन अवधि की अवस्था मानी है वो मानी है अहम बनाम भूमिका संभ्रांति, जो कि किशोरों में होती है, जो कि 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, जो किशोर होता है वो सोचता है कि वो अपनी पहचान के लिए ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अगर वो एक सही दिशा में अपना जो रास्ता है वो चुन लेता है तो वो सफल हो जाता है। अगर वो सफल नहीं होता तो उसमें संभ्रांति की स्थिति आ जाती है। इसे बोलते हैं अहम बनाम भूमिका संभ्रांति, क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं बना पाता तो वो उसे संभ्रांति हो जाती है। इसको बोलते हैं अहम बनाम भूमिका संभ्रांति, जो कि 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है, किशोरों में मुख्य रूप से देखी जा सकती है ये। नेक्स्ट एरिक्सन की जीवन अवधि की अवस्था है वो है घनिष्ठता बनाम विलग्न। इसमें एकाकीपन, जो कि 18 से 35 वर्ष के बीच होती है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो बालक इसमें तो किशोर अवस्था से आगे चला जाता है वो, तो दूसरों के साथ घनिष्ठता का संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, लेकिन उनके साथ वो घनिष्ठता का संबंध नहीं बना पाता, तो वो एकाकी विलग्न उससे समाज से पृथक हो जाता है, एकाकीपन महसूस करता है। तो इसको बोलते हैं घनिष्ठता बनाम विलग्न या एकाकीपन, जो कि 18 से 35 वर्ष की अवस्था में होता है। या तो वो समाज में घुल मिल जाता है अच्छे से, अगर नहीं होता तो उसमें विलग्न यानी अलगाव की भावना आ जाती है। तो इसे बोलते हैं घनिष्ठता, या तो घनिष्ठता बना लेगा या विलग्न एकाकीपन अलग हो जाएगा, जो कि 18 से 35 वर्ष के बीच होती है। नेक्स्ट एरिक्सन ने जीवन अवधि की अवस्था मानी है वो मानी है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा ये अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति अगली पीढ़ी होती है उसके विषय में सोचता है, खुद के विषय में नहीं सोचता, वो अगली पीढ़ी के विषय में सोचता है कि जो कि सोचता है। और अगर वो जननात्मकता है उसमें अगर वो सम्मिलित हो जाता है तो वो सृजनात्मकता हो जाती है। लेकिन अगर उसमें वो सफल नहीं होता, जननात्मकता की जो चिंता है उसमें उत्पन्न नहीं होती, तो वो स्थिरता आ जाती है उसमें। ये होती है 35 से 65 वर्ष के रूप में, 35 से 65 वर्ष की उम्र में होती है। और अंतिम जो अवस्था है जीवन अवधि की एरिक्सन के अनुसार वो है अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य, जो कि 65 वर्ष के बाद
आती है। इसमें क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है वो अपने पहले के जीवन के बारे में सोचता है कि हाँ उसने क्या किया, कैसे किया, कैसा रहा उसका जीवन। अगर वो उससे संतुष्ट होता है कि हाँ मैंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है और अच्छा किया है सब कुछ, तो उसके परिणाम सकारात्मक होते हैं। लेकिन अगर वो इसके प्रति नैराश्य का भाव उसमें हो जाता है कि हाँ मैंने तो कुछ ऐसा सही अच्छा ही नहीं किया, तो वो परिणाम नेगेटिव होते हैं, तो उसमें निराशा आ जाती है। इसी बोलते हैं एम संपूर्णता बनाम नैराश्य, जो कि 65 वर्ष के बाद आती है। ये 8 इरेक्शन है जीवन अवस्था के प्रकार माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है वो यूरी बॉन फ्रेनर ने दिया था। यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने दिया था। मनोसांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, जिसको जैव पारिस्थितिकी मॉडल भी बोलते हैं, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। इसमें ये जो इन्होंने जो पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है, इनके अनुसार पर्यावरण के 5 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटक मंडल। लघु मंडल होता है, इसमें जो बालक होता है उसका प्रथम स्तर है ये लघु मंडल का, जैसे उसके माता पिता, परिवार, जो कि उसके सबसे निकटतम संबंध में रहते हैं, इनका प्रभाव उन पर, इनकी कैसे क्या वो संस्कार हैं, किस तरह की उसको अंतःक्रियाएं हैं, वो उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसको बोलते हैं लघु मंडल स्तर। और मध्य मंडल स्तर, इसमें इससे थोड़ा बड़ा होता है इसका आकार। पड़ोसी का माहौल, अनुभूति उससे मिलती है, पड़ोसी के माहौल से उन्हें जो अनुभूति मिलती हैं, और बच्चों की जो पड़ोस के बच्चे हैं उनकी पारिवारिक जो अनुभूति हैं, स्कूल की अनुभूति, जो उनके साथी संगी होते हैं उनसे कुछ अनुभूतियाँ मिलती हैं, उनका प्रभाव बच्चे पे किस तरह पड़ता है, वो होता है मध्य मंडल में। और बाह्य मंडल में जो इसमें जो बच्चा होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता है इनसे, ये प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को खुद उनसे नहीं जुड़ता, उसका औपचारिक रूप संगठन होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता जहाँ पर कार्य करता है वो कार्यस्थल, वहाँ का प्रभाव, केंद्र स्थल होते हैं जैसे हॉस्पिटल, धार्मिक स्थल हैं, और इनका प्रभाव बच्चे के उस पर पड़ता है, वो होता है बाह्य मंडल। बृहत मंडल इसमें होता है, इसमें क्या होता है, जो इसका काफ़ी बाह्य मंडल से काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है इसका क्षेत्र बृहत मंडल का। इसमें क्या होता है, जो बाहरी जो स्तर होता है, जैसे सांस्कृतिक मूल हैं, सामाजिक प्रथा हैं, देश की कानून, संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथा, उनका प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, किस तरह का प्रभाव पड़ता है, वो इसमें आ जाएगा बृहत मंडल में। और घटक मंडल में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र जो उसकी संचार, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, इनका प्रभाव बच्चे पर पड़ना, तो ये घटक मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे, मोबाइल, इन सब का। तो ये सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत के तल के स्तर बताए हैं किसने? यूरी ब्रॉन फ्रेनर, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये पारिस्थितिक मंडल के 5 स्तर बताए हैं जिनका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल, घटक मंडल। लघु मंडल जो सबसे नज़दीक होता है, जैसे माता पिता, परिवार, दादा दादी, इनसे प्रभाव पड़ता है, वो पड़ोसी के माहौल से, अनुभूतियों से, साथी संगी जो उसके फ्रेंड होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। माता पिता का इस पर औपचारिक रूप जो संगठन होते हैं उनका प्रभाव बच्चे पर किस तरह पड़ता है, कानून, संस्कृति, देश की, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, संचार जो मोबाइल के माध्यम से बच्चे घटक मंडल में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काम नामक संवेग किशोरावस्था पर असाधारण प्रभाव डालता है। ये किसने कहा था कि जो काम नामक संवेग है वो किशोरावस्था पर असाधारण प्रभाव डालता है बहुत ही, ये कहा था BN झा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, मतलब नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था कोहेलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो ये हेडो कमेटी रिपोर्ट है, ये किशोरावस्था से संबंधित इसमें अध्ययन किया गया था कि ये हेडो कमेटी रिपोर्ट ने ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं उसमें जो किशोरावस्था आती है, वो जब बच्चों की नसों में ज्वार आने लगता है तो उसी को किशोरावस्था बोलते हैं, नसों में। ये हेडो कमेटी रिपोर्ट ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था के संवेगात्मक विकास कौन कौन से होते हैं? संवेगों से संबंधित, जैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति प्रबल होती है, जानने की जो भी इच्छा होती है उनमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है, प्रबलता होती है किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा संवेगों में। तो जिज्ञासु, जानने की इच्छा प्रबल, कल्पनाशीलता, वो कल्पना करने लग जाते हैं, दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। विरोधी मनोदशाएं, जो जैसे उनको कोई चीज़ लग रही है कि ये सही नहीं है तो वो उसका विरोध करने लगते हैं, इस तरह की उनकी मनोदशाएं बन जाती हैं। क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है जो किशोरावस्था में। आत्मसम्मान की प्रवृत्ति, वो अब सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये सभी व्यक्तियों के लिए रहता है, लेकिन किशोर अवस्था में अगर उनको सभी के सामने हम कुछ बोल देते हैं तो वो उसका हमें बहुत नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जो किशोर होते हैं उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए जिनसे उनको ये आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। उनको अकेले में बैठा कर अगर हम समझाएं तो वो अच्छे से समझ जाएंगे, बजाय सबके सामने। इसलिए इसकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है किशोरों में। काम भावना भी किशोरों में ही अधिक होती है समलिंगी के प्रति मोस्ट ऑफ। विद्रोह की भावना किशोरों में अधिक पाई जाती है। आक्रामक प्रवृत्ति का उदय इसी अवस्था में अधिक होता है। तीव्र क्रोध की उत्पत्ति, अगर कोई उनको के साथ हम इस तरह का व्यवहार कर देते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं किशोर। वीर पूजा की भावना का विकास इसी में होता है। स्वतंत्रता के अभाव में कुंठा तनाव, अगर हम किशोरों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो बहुत ही वो कुंठा और तनाव महसूस करते हैं। इसलिए किशोरों के साथ इतना भी अधिक उन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए जिनसे वो कुंठा और तनाव उनको महसूस हो। आरपीएससी द्वारा विगत जो वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास का प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। तो पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित क्या नहीं करता? गतिवर्धन नहीं करता। गति बढ़ना ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। साम्यावस्था करती है मानसिक विकास को। समान समान बच्चों के साथ रहना। सामाजिक अंत्यक्रिया प्रभावित करती है, परिपक्वता भी करती है, लेकिन जो गति वर्धन है ये उसको प्रभावित नहीं करता। तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी गई है। तो जीन पियाजे ने जो मानसिक विकास है उसमें मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास कहा है। तो इसमें संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं मानी हैं। संवेदनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था को, और एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 0 से 2 वर्ष तो होती है संवेदनात्मक अवस्था, और 2 से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो डी सही हो जाएगा, 7 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी गई है। कि जो फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहले मुखावस्था, जिसकी कामावस्था मुख में होती है, जिससे वो चूषण, जैसे जब माता के दूध पिलाती है तो उनको चूसता है तो वो मुख में रहती है उसकी काम प्रवृत्ति, इसलिए वो कभी काट भी लेता है। उसके बाद जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं गोदावस्था, की कामावस्था गोदा में होती है बच्चे के में। उसके बाद लिंगावस्था, जननेंद्रिय अवस्था, फिर गुप्त अवस्था, जिसमें ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है कामावस्था, जो कि 5 से 12 वर्ष होती है, फ्राइड ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रियात्मकता के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 होती है, तो इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। जीन पियाजे ने जो 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई है उसमें जो तीसरी अवस्था होती है उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशीय पहली अवस्था है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसके बाद फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्मिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है, मतलब अस्मिता अपने कि मैं कौन हूँ, इस तरह की जो विकास की महत्वपूर्ण समय है वो है किशोर अवस्था में होता है। खुद को पहचान अहम बनाम भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है?
केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। केवल सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, तो ये सही हो जाएगा। केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने से काम नहीं चलेगा। सांस्कृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक अनुभवों को अगर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो इससे बच्चे में सामाजिकता की भावना उत्पन्न होगी, और सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो इससे व्यक्ति में जो हमारे संस्कृति के प्रति जो आदर हैं, जो ऐसी व्यवस्थाएं जिनका हमें सम्मान करना है, तो उनके प्रति सम्मान करने की भावना उत्पन्न होगी। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ना तो सामाजिक ना आर्थिक, ये तो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों के लिए मना कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में आत्मकेंद्रण समाहित है। हमने देखा था कि किशोर अवस्था में आत्मकेंद्रण दो तरह का होता है आत्मकेंद्रवाद, एक तो काल्पनिक श्रोता के रूप में और एक व्यक्तिगत दंतकथा के रूप में। तो इनमें से समाहित है, तो कौन सा, काल्पनिक दर्शक और केंद्रीकरण। तो काल्पनिक दर्शक तो होता है लेकिन केंद्रीकरण नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत मिथक एवं सर्वात्मवाद, व्यक्तिगत मिथक तो होता है लेकिन सर्वात्मवाद नहीं होता। और सी है काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत मिथक, तो ये दोनों होता है। काल्पनिक दर्शक भी होता है, जो किशोर होता है वो अगर उसके पास फटा हुआ उसने कुछ पहन रखा है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि काल्पनिक अवधारणा बना लेता है कि सभी उसकी तरफ ही देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो इस तरह उसको छुपाने की, तो ये तो काल्पनिक दर्शक। दूसरा व्यक्तिगत मिथक, वो अपने आप को स्पेशल बताने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत मिथक, तो ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने और परिकल्पनाओं के परिरक्षण में सक्षम हो जाता है। तो ये जीन पियाजे ने 4 जो अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। संवेदी कामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है, इसमें वस्तु स्थायित्व भी हो पाता है। दूसरी अवस्था होती है जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी जो अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास की, वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो मूर्त वस्तु हैं उनके प्रति ही वो कल्पना कर सकता है। और चौथी होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें अमूर्त जो वस्तु होती हैं उनके प्रति वो परिकल्पनाएं भी कर लेता है और परिरक्षण करने में सक्षम हो जाता है, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था के बालक प्राय अपने माता पिता से कहते हैं कि आप मुझे और मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते और कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकता। यह सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो ये हमने देखा था कि किशोर अवस्था में अहम केंद्रवाद 2 तरह का होता है, एक तो काल्पनिक दर्शक के रूप में और दूसरा व्यक्तिनिष्ठ मिथक या दंतकथा के रूप में। तो ये स्पेशल बताने की कोशिश किस में करता है, तो व्यक्तिगत मिथक में। इसमें तो दूसरों के बारे में सोचता है कि और मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत मिथक है इसमें अपने आप को वो श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, जैसे अपने माता पिता से कहता है कि आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते, तो ये होता है व्यक्तिगत मिथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहेल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः है कैसा, किससे प्रेरित होता है, तो वो लौकिक नैतिकता का होता है। कोहेल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास लौकिक नैतिकता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम संभ्रांति प्राय देखी जाती है। तो ये पहचान बनाम संभ्रांति हमें किशोर अवस्था में देखने को मिलती है, तो किशोर अवस्था सही हो जाएगा। इसमें ये वयस्क अवस्था लिखा है जो कि गलत है, क्योंकि वयस्क अवस्था में तो सृजनशीलता और स्थिरता वाली होती है कि वो संतानोत्पत्ति की अगर उसमें वो पूर्ति हो जाती है तो उसमें स्थिरता हो जाती है, तो ये इसमें दिया गया है जो कि गलत है। इसमें आएगा किशोर अवस्था। एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम संभ्रांति की प्राय देखा जाता है जो कि किशोर अवस्था में, कि वो अपनी पहचान की मैं कौन हूँ, वो इस तरह का सोचता है। लेकिन जब वो अपना सही निश्चित जो लक्ष्य है उसका उसकी नहीं प्राप्त कर पाता, तो वो उसमें पहचान संभ्रांति हो जाती है। इसको बोलते हैं पहचान बनाम पहचान संभ्रांति, जो कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर अवस्था की वह कौन सा काल है किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर बढ़ते हैं। ये किसने परिभाषा दी है, तो ये चर्चिल की परिभाषा है कि किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर बढ़ते हैं।
तो ये जर्सेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसने किशोर अवस्था से संबंधित अध्ययन किए। तो हमने देखा था कि जो स्टेनली हॉल है, इन्होंने 1904 में एक एडोलसेंस पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने किशोर अवस्था का अध्ययन किया था, उसके विषय में वर्णन है। तो इसको स्टेनली हॉल को ही किशोर अवस्था का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो किशोर अवस्था है इस शब्द का सबसे पहले यूज़ स्टेनली हॉल ने किया था। तो किशोर अवस्था से संबंधित अध्ययन किसने किए, स्टेनली हॉल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है, गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। यह परिवर्तनशील और प्रगतिशील है, क्रम है, ये परिवर्तन होते रहते हैं और प्रगतिशील होता रहता है, सही है ये भी। यह सतत प्रक्रिया है, ये विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत हो जाएगा, ये परिपक्वता तक नहीं चलता, ये अभिवृद्धि चलती है, विकास नहीं चलता, तो ये गलत हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो वृद्धि जिसको हम देख सकते हैं तो वो यह एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों में ही होती है, पत्थर में तो कोई वृद्धि नहीं होती, तो ये एक जैविक प्रक्रिया है वृद्धि, जिसको देखा जा सकता है, मात्रात्मक और होती है ये, जिसको मापा तोला जा सकता है। और शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख क्रिया है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो शिक्षण एक लक्ष्य की उन्मुख प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम मतलब सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। ये मात्रात्मक तो अभिवृद्धि होती है, जिसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, संकुचित अर्थ में होती है, जबकि विकास का बहुपक्षीय क्षेत्र होता है, डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति और संवेगों के गलत युग्म को चुनें। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं, तो संवेग, तो इन्होंने मूल प्रवृत्ति और उनसे संबंधित संवेग, तो पलायन जिसमें इनको भय को प्रबल संवेग बताया था मैकडूगल ने, तो इसमें मूल प्रवृत्ति पलायन है, इसका संवेग है भय, निर्वर्ती का है घृणा, युयुत्सा का करुणा, जो कि गलत है, युयुत्सा का क्रोध होता है, यहाँ करुणा दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, और जिज्ञासा का आश्चर्य, ये भी सही है, तो ये सी गलत हो जाएगा, युयुत्सा का संवेग होता है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पुरुष या महिला का सेक्स हार्मोन का उत्पादन पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, जो कि मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। तो भूमिका संभ्रांति, पहचान भूमिका संभ्रांति, ये भी किशोर अवस्था की विशेषता होती है। देवा सपन, दिन में सपने देखने की, जैसे जो हमारी इच्छा हैं वो पूरी नहीं होती तो हम देवा सपन के माध्यम से उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो इसे बोलते हैं देवा सपन, कोरी कल्पनाएं करना। समायोजन की कमी किशोर अवस्था में, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो किशोर है वो समायोजन नहीं कर पाता। संवेगात्मक नियंत्रण, तो संवेगों में तो प्रबलता आती है किशोर अवस्था में, नियंत्रण नहीं कर पाता किशोर अवस्था में, तो ये गलत हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्व पहचान की कमी इरिक्शन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है। तो इरिक्शन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की जो 8 अवस्थाएं में जीवन के सिद्धांत को बांटा था, उसमें स्व पहचान की कमी किस में आती है। तो ये पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति में आती है, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, जो कि किशोर में होती है, 12 से 18 वर्ष की एज में। इसमें क्या होता है कि जो किशोर होता है वो सोचता है कि मैं कौन हूँ, इस तरह की वो पहचान बनाना चाहता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। अगर वो उसको इच्छित जो लक्ष्य है वो मिल जाता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है, और अगर वो उससे भटक जाता है, असफल हो जाता है, तो उसमें भूमिका संभ्रांति उसमें विकसित हो जाती है। इसे बोलते हैं पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहेलवर ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी उन्मुखता किशोरावस्था से संबंधित है। तो कोहेलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो इसने 3 स्तर तो 3 बताए, उनमें उनको 6 अवस्थाओं में बांटा था।
तो जो पहला स्तर था जिसको पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं, उसमें तो इसके दो अवस्था हैं, साधनात्मक उद्देश्य और दंड या आज्ञाकारिता। जिसमें क्या होता है कि बच्चा अगर उससे वो कोई कार्य कर देता है, कोई आज्ञा देते हैं और उसको कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाता है। तो उस दंड और उसके आधार पर वो नैतिकता को समझता है कि अगर काम कर देंगे तो ये नैतिकता है और नहीं करेंगे दंड मिलेगा, तो उसके आधार पर करता है। दूसरा साधनात्मक उद्देश्य, इसमें वो उसमें अहम रहता है, वो अपने साधनों से संबंधित जो होता है उससे उसे ही नैतिक समझता है। तो ये तो पूर्व प्राथमिक स्तर में आ गई। और कन्वेशनल स्तर में आएंगी उत्तम लड़का या लड़की और सम्मान की जो सामाजिक मर्यादा है उनकी सम्मान करने की, तो ये कन्वेशनल स्तर में आएंगी। और तीसरा जो स्तर बताया है वो है पश्च कन्वेशनल स्तर, पोस्ट कन्वेशनल स्तर जिसको बोलते हैं पश्च परंपरागत स्तर, जिसमें सामाजिक समझौते और विवेक आ जाता है। तो ये सामाजिक अनुबंधन जो कि किशोर अवस्था से संबंधित है, इसमें आते हैं, किशोर आ जाते हैं। ये बालक के लिए होती है दंड और साधनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत किस आयाम से निकटतम संबंधित है? तो जीन पियाजे का नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के सबसे ज़्यादा निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा गैरेट ने दी थी कि सामाजिकरण या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक जो व्यक्ति है उसको मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तित होता है। खाली स्थान में सही नाम भरिए। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बेरोन ने कि नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के साथ सही या गलत के बारे में सोचने की क्षमता। तो ये बेरोन ने कहा था कि बढ़ती जब उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में सोचने की क्षमता ही क्या है, नैतिक विकास है। ये किसने कहा था? बेरोन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किशोर अपने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है, वह है। एक जो किशोर है उसने अपने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि चौथी अवस्था मानी जाती है, तो इसमें क्या होता है कि वो परिकल्पना करने लग जाता है। तो इनमें से सही क्या है? अपने भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, ये भी सही है। इसमें परिकल्पना करने लग जाता है, वो कल्पना करने लग जाता है। बी है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है। किसी भी परिस्थिति के प्रति वो व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावना की ऐसा हो सकता है, इस तरह की परिकल्पना भी वो करने लग जाता है। सी, उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप से नहीं है, अमूर्त चिंतन होने लग जाता है औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है उसमें, तो ये भी सही है। आगमनात्मक तर्क कर सकता है, और इसमें उदाहरण के द्वारा वो किसी तरह का नियम स्थापन करने के लिए तर्क करने लग जाता है, आगमनात्मक। तो ये चारों ही सही हैं किशोरावस्था औपचारिक संक्रियात्मक विचार से विकसित करने के लिए, तो चारों ही कर लिए हैं उसने। अगर ये अवस्था उसकी आ गई है तो चारों ABCD ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो किशोरावस्था में कौन सी विशेषता नहीं है? तो काल्पनिक दर्शक बिल्कुल वो होता है। व्यक्तिवाद जो हमने देखा केंद्रवाद होता है, वो दो तरह का होता है, काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत दंतकथा के माध्यम से। तो व्यक्तिगत कल्पित कहानी है, ये भी सही है। वो अपने बारे में अपने आप को विशेष स्पेशल बनाने के लिए कल्पनाएँ कहानियाँ गढ़ता है। ऐसे ही काल्पनिक दर्शक दूसरे क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, ये इस तरह की, ये भी उसमें होता है, ये भी उसमें, आज्ञा पालन भी उसमें होता है, लेकिन अपराजिता उसमें नहीं होती किशोरावस्था की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोपहर के भोजन के दौरान सोवित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। उसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। तो हमने देखा था वो सामाजिक रूप से वो बदला ले रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया है। कोलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? तो वो चरण 3 में पहुंच चुका है, जो तीसरा स्तर है उसमें पहुंच चुका है, पश्चिम कन्वेशनल स्तर में। कोहलबर्ग के अनुसार जो 3 स्तर बताए थे, पूर्व कन्वेशनल स्तर, कन्वेशनल स्तर और पोस्ट कन्वेशनल स्तर, जिसमें विवेक और सामाजिक समझौते की भावना आ जाती है। उसने सोच लिया है कि वो बदला ले रहा है उससे, तो सामाजिक समझौते की भावना उसमें आ गई, तो वो टीचर से नहीं गएगा। ये तो तीसरा स्तर
में प्राप्त कर लिया है उसने, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने की विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दें। क्या है, किशोर अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दें, ये भी सही है। और न केवल क्या हुआ है को पूछें बल्कि कैसे और क्यों भी पूछें, ये भी समीक्षा करता है, तो सोच के विकास करने में ये भी सहायता करता है। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग। जब जरूरी नहीं है कि सिलेबस को कराने का ही मुख्य उद्देश्य हो, व्याख्यान विधि से एक सिलेबस करवा दिए, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए सब कुछ, उनको तर्क करने के लिए भी क्यों कैसे क्या हर तरह वैज्ञानिक तरीके से उसको पूरे पाठ्यक्रम को समझाना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सी गलत हो जाएगा, पूरा पाठ्यक्रम को पूरा करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए एक टीचर का। एक प्रश्न के लिए विभिन्न उत्तरों की तुलना, ये उदाहरण क्यों कैसे वैज्ञानिक तरीके सब तरह का अपनाने चाहिए। ये नहीं कि पाठ्यक्रम पूरा कराना एक टीचर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए समीक्षात्मक विकास सोच की विकास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान व तनाव का प्रयोग किया था। तो किस मनोवैज्ञानिक ने, तो ये स्टैनली हॉल ने किया था। तूफान संघर्ष तूफान और तनाव की अवस्था बताया था स्टैनली हॉल ने कि इसमें तूफान और तनाव रहता है, क्योंकि वो माता पिता उसको उपदेशात्मक उपदेश देते हैं, धार्मिक उपदेश, तो वो उनको नहीं मानता और वो सोचते हैं कि वो बच्चा है, और जबकि वो खुद उसमें सारे के इस तरह परिवर्तन होते हैं कि वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो उसमें इस तरह तनाव चलता रहता है। इसलिए स्टैनली हॉल ने इसको तूफान और तनाव का नाम दिया किशोर अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था में नियामक संकट है। तो एरिक्सन ने जो किशोर अवस्था के लिए जो 8 भागों में विभाजन किया था किशोर अवस्था का कि जीवन की अवस्था को, तो इसमें नियामक संकट के लिए कौन सा सही है। तो जो किशोर अवस्था के लिए तो पहचान बनाम भूमिका संबंध, अगर वो अपनी पहचान बनाना चाहता है कि मैं क्या हूँ कौन हूँ, तो अगर वो इसमें सफल होता है तो ठीक है, अगर नहीं सफल होता है तो उसमें भूमिका संभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसे बोलते हैं पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। तो ये जो कि किशोर अवस्था में होता है। विश्वास बनाम ये बाल्यावस्था में होता है, 0-18 माह तक, ये उसमें होगा नहीं, ये प्रौढ़ में आ जाता है। स्वायत्त बनाम ग्लानि, स्थिरता, अंतरंगता बनाम अलगाव, ये इनकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे, जिसमें वो ये इसकी 3 क्या बोलते हैं स्तर माने और 6 अवस्थाओं में उसको बांटा। तो चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कानून और व्यवस्था अभिन्यास, कानून और व्यवस्था अभिन्यास, जो कि 3 स्तर दिए थे, जिसमें चौथे चरण में आता है ये व्यवस्था विन्यास की, जो कि कन्वेंशनल स्तर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। तो संरक्षण की समझ विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। संरक्षण के नियम की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। जैसे हम 2 गिलास लेते हैं, उनमें बराबर पानी भरते हैं, तो अगर बराबर साइज आकार के गिलास हैं तो बच्चा बता देगा कि हाँ ये इसमें बराबर पानी है। लेकिन अगर हम एक लंबे गिलास लेंगे और एक चौड़ा गिलास लेंगे, उसमें उसी पानी को भर के बताएंगे, तो कन्फ्यूज संरक्षण के नियामक की समझ उसमें विकसित इतनी नहीं होती। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये थोड़ी की समझ विकसित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये हैज दुविधा सिद्धांत है, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। कोहलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से बच्चों पे अध्ययन किए थे 10 से 16 वर्ष के बच्चों के बीच। तो उन्होंने पाया कि एक कहानी थी हैज की। हैज एक व्यक्ति था उसकी पत्नी थी जो कि रेडियम
उस बहुत ही गंभीर बीमारी से वो पीड़ित हो गई थी, तो उसको एक दवाई की ज़रूरत थी जिसका नाम रेडियम था। तो वो एक फार्मासिस्ट के पास थी, लेकिन वो उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बता रहा था। तो उसने क्या किया, वो जो दवाई थी उससे चुरा ली। फिर उसने वो दवाई चुरा ली। तो बच्चों को इससे ये शिक्षा मिलती है क्या कि उसने ये सही किया कि गलत किया। तो इस तरह की उनमें नैतिक विकास के माध्यम से ये कोइलबर्ग ने समझाया। तो वो कहानी है। तो इसमें किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये कोइलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के विकास के सिद्धांत से संबंधित है कि वो नैतिक कार्य था कि नहीं था, क्योंकि उसने जान भी बचाई थी अपनी पत्नी की, लेकिन चोरी की थी। तो इस तरह ये हैज दुविधा सिद्धांत, जो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था बच्चों पर।